काम के नाम पर इन्होंने 19 में 14 में खिलवाड़ किया, लोगों की आस्थाओं का मजाक बना दिया और उन तमाम लोगों की आस्थाओं के मजाक के नाम पर इन्होंने वोट की राजनीति की और उसके नाम पर क्या हुआ कि लोग बेरोजगार हो गए। टीवी अखबार ने घुटने टेक दिए सरकार के आगे, क्योंकि वो सरकार से वाजिब सवाल पे सवाल नहीं कर सकते, सरकार से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांग सकते हैं। आप बटन दबाएंगे किसी और चीज पे वोट जा रहा है, कमल के फूल, जनता को सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम किया जा रहा है। जनता को पिछले 10 सालों में सरकार ने सिर्फ झुंझुना पकड़ाया है। बीएसपी ही एकमात्र 24 कैरेट गोल्ड पार्टी है। नेशनल दस्तक के संपादक वैशाली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी की लहर खत्म हो गई है, वो असल में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह पिछले कई 10 साल से बहुजन समाज की बात करें, संवैधानिक अधिकारों की बात करें, अगर बहुजन समाज के उन लोगों के हक अधिकार की बात करना जातिवाद है तो हम हैं जातिवाद, नेशनल दस्तक है जातिवाद, शंभू कुमार सिंह है जातिवाद। अगर हाशिए पे खड़े लोगों को हम चाहते हैं कि वो मुख्य धाराओं में आए, उनको भी घर मिले, उनको भी रोजगार मिले, उनके बच्चों को भी शिक्षा मिले, उनको भी अस्पताल में अच्छी व्यवस्था मिले, तो हम जातिवाद डंके की चोट पे जातिवाद करेंगे। असल में जातिवाद नहीं है, जातिवाद पर बात करने वाले लोग जातिवाद नहीं होते। जो लोग लिबरल सेकुलर सबल मानसिकता से ग्रसित लोग जिनको जातिवाद नहीं दिखाई देता, असल में जातिवाद के महिम खिलाड़ी वही लोग हैं। ये लड़ाई सिर्फ शंभू कुमार सिंह की नहीं, ये लड़ाई समाज की है और समाज अच्छे से लड़ाई लड़ रहा है, अपना सहयोग भी दे रहा है और 4 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि बिना धन बल के, बिना बाहुबल के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। जैसा कि माननीय काशीराम चाहते थे कि एक वोट के साथ एक नोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक लड़ाई को मजबूत तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निधि रतन। पहले तो आपका स्वागत है मैम हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया बोलने का। मैम, भारत में चुनाव चल रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व है ये और कई देशों के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और पूरे विश्व की नज़र जो है भारत के लोकतंत्र पे रहती है, चुनाव पे रहती है। कहते हैं कि भारत का चुनाव जो है सतरंगा चुनाव है, कई रंग होते हैं इसमें, जात का, भाषा का, धर्म का और भी कई चीज़ें होती हैं। तो इसे चुनाव चल रहा है और मोदी जी ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया था तो उन्होंने नारा दिया था कि 400 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। हालांकि जैसे ही पहला चरण खत्म होता है, दूसरा चरण खत्म होता है तो वो उनका नारा बीच में गायब हो जाता है। लेकिन कल 5वें चरण के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम 400 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगी आप? जी पहले तो मैं इस सवाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल बहुत पिंच करता है कि देश के प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट से कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार क्या, आप 500 पार कर लीजिए। क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि विपक्षी नेताओं को किस तरीके से डराया जा रहा है, पत्रकारों को डराया जा रहा है, जनता को तो राशन पर गुमराह कर कर उनको उलझाने की कोशिश की है। अगर देश के प्रधानमंत्री को ये लगता है कि मणिपुर की नग्न महिलाओं को घुमाकर 400 पार जीता जा सकता है, अगर उनको ये लगता है कि दिल्ली की राजधानी में रेसलर खिलाड़ी महिलाओं को घसीटकर 400 पार का आंकड़ा पार किया जा सकता है, अगर देश के प्रधानमंत्री को ये लगता है कि किसान भाइयों के आगे बैरिकेड लगाकर सीमेंटेड दीवारें चिनवा कर अगर 400 पार का आंकड़ा छू सकते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने 10 सालों में शायद ये काम उनको अपना विकास लगता हो। भगवान जगन्नाथ भी जो है मोदी जी के भक्त हैं। आपने देखा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, समित पात्रा जी ने कहा है कि जो पुरी के में जो मंदिर भगवान जगन्नाथ का, तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं। तो मुझे मतलब मैं भी जो सुन के ये बड़ा ही स्तब्ध था। तो आप क्या कहेंगे इस बात को लेके? इसमें आपको इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से ऐसा ही रहा है, लोगों की भावनाओं को आहत करने का। सो आप देखेंगे किस तरीके से प्रभु राम के नाम पर इन्होंने 19 में 14 में खिलवाड़ किया, लोगों की आस्थाओं का मजाक बना दिया और उन तमाम लोगों की आस्थाओं के मजाक के नाम पर इन्होंने वोट की राजनीति की और उसके नाम पर क्या हुआ कि लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवाओं को नियुक्ति पत्र के लिए मारा जा रहा है। और आप जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान जो है वो मोदी के भक्त हैं, ये असल में संबित पात्रा का बयान है। उनको तो 5 ट्रिलियन में कितनी जीरो आती है ये तक नहीं पता। तो ये बेतुके बयान से राजनीति नहीं होती है। जनता अब इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है। जनता को रोटी चाहिए, असल में जनता को रोजगार चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, जनता को विकास चाहिए। आप एक ही धर्म का झुंझुना बार बार जनता को नहीं पकड़ा सकते। आपने कहा कि जनता को रोटी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि भारत में भूखमरी की स्थिति है? जिस तरह से आप बोल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत में भूखमरी की स्थिति है, भारत में रोटी नहीं है, जो एक आता है कि इमेज आ रहा है। जी, आपको अगर 80 करोड़ लोगों को राशन देना विकास लगता है तो मुझे लगता है कि आप उस विकास के साथ खुश रहिए। पत्रकार तो बेसिकली खुश हैं, क्योंकि उन्होंने नतमस्तक कर दिया अपने आप को। टीवी अखबार ने घुटने टेक दिए सरकार के आगे, क्योंकि वो सरकार से वाजिब सवाल पे सवाल नहीं कर सकते, सरकार से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांग सकते हैं। क्या पत्रकार का ये काम नहीं है कि जो सरकार अच्छा काम करे थोड़ा वो भी बता दे? सरकार अच्छा काम कर रही होती तो आज जनता इस तिल तिल कर मरने को मजबूर नहीं होती। आप देखेंगे कि पोलिंग बूथ पर लोगों को पीटा जा रहा है, डरा धमका कर वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
आप बटन दबाएंगे, किसी और चीज पे वोट जा रहा है, कमल के फूल पर। ये लोगों की वीडियोस हमारे सामने आ रही है, इस तरीके के आधार पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर वाकई में विकास किया होता, वाकई में देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए सच में काम किया होता, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इस बार तो राष्ट्रवाद का उनका ये जो एंगल है ये भी काम नहीं आ रहा। आप देखेंगे राष्ट्र के नाम पर सेना को कमजोर कर दिया, अग्निवीर योजना लाके। वो राष्ट्र से प्यार कर रहे होते तो इस तरीके से देश की सेना को वो टच नहीं करते, देश की सेना का मजाक नहीं बनाते। वो चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे, यहाँ तो अपने ही देश के अपने ही नागरिकों को लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों को पीटा जाता है। हिंदू मुसलमान करना पाकिस्तान, मस्जिद, मटन, मंगलसूत्र इनके बस मैनिफेस्टो में। विकास दूर दूर तक इनका ना कोई लेना देना है, ना इनके मैनिफेस्टो में। लेकिन अभी अभी उन्होंने बयान दिया था 2-4 दिन पहले, आपने सुना होगा कि पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, अगर कभी ऐसा करता हूं तो पब्लिक लाइफ नहीं जीऊंगा, सार्वजनिक जीवन नहीं जीऊंगा। क्या कहेंगे आप? जी, ये तो मुझे बहुत बेतुका बयान लगता है उनका, और ये भी कह सकते हैं कि उनकी उम्र का असर है। क्योंकि कल को वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, ये भी वो नकार देंगे कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में भी था। असल में वो जो बात करते हैं वो अपने मुद्दों से खुद ही भटक जाते हैं। आप देखेंगे 15 लाख आपके अकाउंट में आने का वादा किया था, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का भारत का किया था। क्या हुआ विजय माल्या का, नीरव मोदी का क्या हुआ, मेहुल चोकसी का क्या हुआ? बैंक जो है वो एक किसान पर 1 रुपये उधार नहीं छोड़ता। सोचिए, करोड़ों करोड़ों रुपए लेके लोग देश से फरार हो जाते हैं। महिलाओं का शोषण करने वाला प्रज्वल रेवन्ना देश से फरार हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री ऐसा विकसित भारत बना रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में 80 सीटें हैं, आप भी यूपी से हैं और पूरे चुनाव पे आपने भी नज़र रखी हुई है। क्या लग रहा है, यूपी में बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है और भाजपा भी है, और भाजपा ने लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी वो कह रहे हैं कि हम कम से कम 70 सीटें जीतने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगी? जी, जनता को आप एक बार में धोखा दे सकते हैं, दोबारा भी जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप देखेंगे धर्म का मुद्दा इनका फ्लॉप हो गया, राष्ट्र का मुद्दा इनका फ्लॉप हो गया, विकास के नाम पे इन्होंने 10 सालों में काम नहीं किया। इनसे बात करो विकास पे, ये लेके जाते हैं नेहरू जी पे। इनसे बात करो रोजगार पे, लेके जाते हैं नेहरू जी पे। ये 60 साल का इनका लेखा जोखा सामने रख देते हैं। अगर इनके 10 साल में विकास नहीं हो पाया, अगर इन्हें कांग्रेस का ही विकास दिखाना है, इंडिया गठबंधन का ही विकास दिखाना है, तो सोचिए कैसे तीसरी बार ये बहुमत की सरकार बनाएंगे। असल में सब इवेंट मैनेजमेंट का खेल है। मीडिया इनके साथ है, तमाम एजेंसियां इनके साथ है। एजेंसियों का डर बिठाकर विपक्षी नेताओं को डराने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। सोचिए, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप धरना प्रदर्शन कर कर सरकार से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार कब पैदा होगा। हर साल करोड़ों नौकरी देने का वादा कर रहे थे। मोदी जी का बुलडोजर बहुत हिट है वहाँ, आपने देखा होगा कि जितने भी मीडिया चैनल हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि मोदी जी का बुलडोजर हिट है। माफियाओं को खत्म कर दिया गया है, राज्य बहुत सुरक्षित है, महिला सुरक्षा को भी लेके बहुत तमाम दावे किए जाते रहे हैं। क्या कहेंगी सारी बातों पे आप? जी, आपने महिला सुरक्षा की बात की, पहले तो मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा बलात्कारी जो है भारतीय जनता पार्टी में ही है। आप देखेंगे ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए गए, प्रज्वल रेवन्ना पे गंभीर आरोप लगाए गए, तमाम लिस्ट है। मैं आपको लिस्ट गिनवा दूंगी कि कितने ज़्यादा आरोपियों को वो टिकट देते हैं, और आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत बनाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। जब अपराधी ही पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो अपराध करने वाले कहाँ से ज़मीनी स्तर पर बचेंगे? तो ये सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम किया जा रहा है। जनता को पिछले 10 सालों में सरकार ने सिर्फ झुंझुना पकड़ाया है, और इस बार इनका 400 पार नहीं, ये 150 सीट भी लिया है, वो भी बड़ी मुश्किल से। बीएसपी चुनाव के समय एक्टिवेट हो गई है, क्या कहेंगे? और चुनाव लड़ रही है। चुनाव तो खैर हर बार लड़ती है, मतलब कि एक्टिवेट होने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव के समय ही वो तैयार होते हैं। चुनाव खत्म होते हैं तो बीएसपी के नेता और जो मायावती जी हैं, फिर वो उस तरह से उनका नहीं कुछ बयान आता है। इस पर क्या कहेंगे? जी, ऐसा नहीं है कि बीएसपी सिर्फ चुनाव के दौरान एक्टिव होती है। आप देखेंगे लगातार बीएसपी जो है प्रेस रिलीज जारी करती है, वो तमाम ज़रूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल करती है। आपने कल का स्टेटमेंट किसी टीवी चैनल्स पर देखा? सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मैं लोगों की खामोशी पढ़ रही हूँ, इस बार जनता बदलाव चाहती है। वो कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
वो बीएसपी को बदनाम करना हो, टीवी अखबार आगे आ जाएगा। उन मनुवादी विचारधारा के लोग बहुजन नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं। वो आपको क्यों दिखाएंगे? ना आप उनकी पार्टी से ना उनकी जाति से। यहाँ पे सब जाति के इर्द गिर्द चीजें घूमते। भारत में अगर आप किसी भी स्तर पर विकास देखना चाहते हैं, सबसे पहले जाति का आंकड़ा देखिए, वहाँ पर किन जातियों के लोगों का वर्चस्व है। बहुजन समाज का तो पहली पीढ़ी अभी आना शुरू हुई थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया जा रहा है, और राजनीति तो अभी बहुत कोसों दूर है बहुजनों से। और आप कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव में एक्टिव होती है। असल में वो एक्टिव हमेशा से है। आप देखेंगे कैडर चलते हैं बीएसपी पार्टी के, लेकिन टीवी अखबार आपको कहीं नहीं दिखाएगा। एक सवाल ये है कि इस बार जो है चुनाव का जो नैरेटिव सेट हुआ है कि संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस भी यानी इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम संविधान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा भी कह रहा है कि हम संविधान बचा रहे हैं। बीएसपी दोनों में से किसी भी गठबंधन में नहीं है। क्या लगता है बीएसपी क्या सोच रही है? बीएसपी का मैनिफेस्टो कभी जारी नहीं होता है, क्योंकि बीएसपी का मैनिफेस्टो ही संविधान है। संविधान बचेगा तो तमाम अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वो डंके की चोट पे झूठे दावे नहीं करती है। वो लगातार आप देखेंगे एक तरफ धर्म का कार्ड खेला जा रहा है, दूसरी ओर संविधान लोकतंत्र को बचाने की बात की जा रही है, लेकिन बीएसपी उसको धरातल पे काम करने की कोशिश करती है। आप देखेंगे पिछले 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया था। बच्चियों के लिए स्कूल खोले, अस्पताल खोले, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं कि राम राज्य का विकास कहे जाने वाली जो होर्डिंग बैनर पर आपको विकास दिखता है, वो मुझे लगता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के टाइम पे हुआ, क्योंकि बाबा का बुलडोजर तो सिर्फ गरीबों पर चल रहा है। विकास के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। धर्म को आगे कर देते हैं, राष्ट्र को आगे कर देते हैं, मुसलमानों को आगे कर देते हैं, हिंदुओं को आगे कर देते हैं। और बीएसपी ही एकमात्र 24 कैरेट गोल्ड पार्टी है जो लगातार बहुजन समाज के साथ साथ वो तमाम उन ज़रूरी मुद्दों पर भी काम करती है जो आम जिंदगी से जुड़े हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो भारत में चुनाव को लेकर कहा जाता है कि जाति यहां से नहीं जाती, जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा योगदान देता है। जाति की अपनी सुविधा है, जाति का अपना नुकसान है। टिकट पाना है या टिकट कट रहा है तो जाति उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मतदाता भी इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दलित मतदाता पूरे भारत में बहुत ज़्यादा हैं और यूपी में भी बहुत ज़्यादा हैं। और दलित वोटर इस बार किधर जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कहते हैं कि बीजेपी को ये वोट गया है। तो आप जितना चुनाव को देख पाती हैं, देख रही हैं, क्या लग रहा है इस बार ये वोटर किधर जा रहा है? आपने दलितों की बात की, मैं सिर्फ दलितों की बात नहीं करूंगी, मैं पूरा बहुजन समाज की बात करूंगी। एसटी, एससी, ओबीसी, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, वो सब इस बार विकास चाहते हैं। आप पिछले कई दशकों में देखेंगे रिजर्वेशन को कैसे ख़त्म किया जा रहा है। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आता है कि रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जबकि जातीय उन्मूलन के नाम पर जातीय रिजर्वेशन होना चाहिए। जाति व्यवस्था को खत्म कीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी गटर में लोगों का दम घुटने से मौत हो जाती है। आप देखेंगे किस तरीके से घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता। तो जो स्वाभिमान से जीने का हौसला बढ़ाएगी पार्टी, जनता उसी की तरफ जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आपको जाति को लेकर आप लगातार मनुवाद पे हमला बोलती हैं? बात सही है और ये होना भी चाहिए कि अगर कोई जातीय बराबरी की बात नहीं करता है तो उन पे हमला होना चाहिए, लेकिन क्या सरकार योजनाएं नहीं चला रही है? सरकार ने पिछले आज़ादी से लेकर आज तक आरक्षण दिया और लगातार उस पर काम कर रही है। गरीबों से लेकर एससी, एसटी, ओबीसी, तो बहुत सारी योजनाएं चलती है जिसमें कि जो इन तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा हो। तो आप इस पर क्या कहेंगे? सरकार की योजनाएं आती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम तरीके की योजनाएं हैं, लेकिन आप देखेंगे उन योजनाओं के धरातल पे क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाती हैं, जनता तक कोई लाभ नहीं पहुंचता है। लोगों को ये तक नहीं पता कि सरकार हमारे लिए कोई पॉलिसी भी लेकर आती है, क्योंकि वो बताना ज़रूरी नहीं समझता। और जिन टीवी अखबार पे जनता भरोसा करती थी, अब वो भरोसा भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ मोदी का गुणगान करते हैं कि आज मोदी जी किस मंदिर में जाएंगे, मोदी जी आज कौन सी ड्रेस पहनेंगे, मोदी जी आज क्या खाएंगे, मोदी जी आज कौन सी गाड़ी में जाएंगे, मोदी जी के कितने दोस्त उनसे मिलने आए, मोदी जी ने किसके साथ सेल्फी खिलाई। ये है विकास पिछले 10 सालों का। मोदी जी ने अभी कहा है कि मुझ पे विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि मेरे पास 250 कपड़ों का सेट है, या तो इसमें 2 आगे का गलत है या तो पीछे का जो 0 है वो गलत है। जी,
प्रधानमंत्री को इतना आरोपों से क्यों डर लगता है? प्रधानमंत्री हैं और आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इस देश के 140 करोड़ लोगों के आप प्रधानमंत्री हैं। आलोचना भी आप बर्दाश्त करेंगे और जो विपक्षी नेताओं का आरोप है आप उसको सही साबित कीजिए। अच्छा, भाजपा तो 400 सीटों के साथ जो है सरकार बनाने की दावा कर रही है, और इसमें जो है बीएसपी यूपी में चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में भी चुनाव लड़ रही है, और बिहार में भी जाके चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीएसपी यूपी से बाहर कहीं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? जी, यूपी से बाहर इस बार बिहार में बीएसपी अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। आप देखेंगे कि नेशनल दस्तक के संपादक वैशाली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में काफ़ी कैंडिडेट को बीएसपी ने उतारा है, और जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी की लहर ख़त्म हो गई है, वो असल में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करें कि लोग जो हैं वो बेताब हैं बसपा को राजनीति मार्ग पे पहुंचाने के लिए, सड़क से संसद पहुंचाने के लिए, लेकिन बस क्या है कि मशीनें सेट कर चुके हैं। चंदा बहुत मिला है भाजपा को जी, और बीएसपी जो है कि पिछले कई समय से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी के सामने, धनबल के सामने कैसे टिकेंगे आप लोग? मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता है। सबसे पहले तो हिम्मत ज़रूरी है, साहस ज़रूरी है, जो कि बहुजन समाज को दिखाना है। बहुजन समाज के मन में जो डर बिठाया है सरकार ने पिछले 10 सालों में, अब उस डर से निकलने का समय आ चुका है। आकाश आनंद को लेके क्या कहेंगी? जी, आकाश आनंद जी अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, इमैच्योर हैं, युवा लीडर हैं। इमैच्योर नहीं कह सकते, कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख कर आता है। मोदी जी की तो 70 साल की उम्र में जुबान फिसल जाती है, संबित पात्रा की तो जुबान फिसल जाती है। अगर इस मायावती जी ने कहा कि अभी इमेच्योर हैं, मैच्योर नहीं हुए, इस कारण जो है उनको अभी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया है। तो जब मायावती जो कि राष्ट्र पार्टी की जो सबसे बड़ी लीडर है वो मानती हैं कि वो इमेच्योर हैं, तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी, इमेच्योर का मतलब ये नहीं है कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। जो लोग ये परसेप्शन माइंड में बना रहे हैं, पूरे देश में ये लहर चल रही है कि आकाश आनंद का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, वो तैयारी के, समझदारी के साथ फिर से मैदान में उतरेंगे। क्या लग रहा है इस पर, इंडिया गठबंधन या मोदी जी का 400 पार? आप इसको कैसे देखती हैं? 5 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब 2 चरण बाकी हैं, और लगभग जो है चुनाव समाप्त होने वाला है। 1 जून को चुनाव समाप्त होगा, और 4 जून को जो है, हालांकि असेसमेंट चल रहा है कि बहुत ही कड़ी टक्कर है। आप इस चुनाव को कैसे देखती हैं? कहाँ जा रहा है ये चुनाव? जी, आप अगर मुझसे एज अ नागरिक पूछ रहे हैं तो जनता इस बार विकास चाहती है, और एज अ पत्रकार अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, गोदी पत्रकार, तो बीजेपी की बहुमत से सरकार बन रही है। अगर आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के नाते मुझसे पूछ रहे हैं तो जनता वाकई में मोदी सरकार से परेशान हो चुकी है, और इस बार इनका 400 पार का डंका जो है वो फ्लॉप साबित होता हुआ जा रहा है। मोदी का एम फैक्टर भी काम नहीं आ रहा, चाहे वो जितना मंगलसूत्र करे, मटन करे, मछली करे, मुसलमान करे, मज़ार करे, मस्जिद करे, इस बार मोदी का सुपड़ा साफ है। शंभू सिंह के बारे में क्या कहेंगी? वो भी जात पात को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं कि मनुवादी व्यवस्था है, संविधान पे हमला हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। ये उनके मुद्दे खासम खास हैं, और वो उस बात को लेकर पूरी तरह से अपने मुखर है, और 75 साल में वहाँ आज तक कोई भी जो है बहुजन ने चुनाव नहीं जीता है। ये उनका मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर वो चुनाव जीत पाएंगे? मुझे लगता है कि बिल्कुल वैशाली की जनता इस बार उन्हें चुनकर सड़क से संसद भेजेगी। और आप जाति की बात कर रहे हैं, जाति के आधार पे क्या नहीं होता, लोगों के नंबर काट लिए जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, इंटरव्यूज़ में जो बच्चा रिटर्न में अच्छा कर रहा है, क्या वो इंटरव्यू में अच्छा नहीं करेगा? लोगों को यूपीएससी में जाति के नाम पर, नाम के पीछे जो टाइटल है उसी पे सब कुछ मैनेज किया जाता है कि किसको कितने नंबर से आगे बढ़ाना है, किसकी टांग खींचकर पीछे करना है। तो अभी तो ये शुरुआत है, जातिवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक बहुजन आगे नहीं बढ़ सके। और आपने बात की शंभू कुमार सिंह की, तो शंभू कुमार सिंह पिछले कई 10 साल से बहुजन समाज की बात करें, संवैधानिक अधिकारों की बात करें, अगर बहुजन समाज के उन लोगों के हक अधिकार की बात करना जातिवाद है, तो हाँ, हम हैं जातिवाद। नेशनल दस्तक है जातिवाद, शंभू कुमार सिंह है जातिवाद। अगर हाशिए पे खड़े लोगों को हम चाहते हैं कि वो मुख्य धाराओं में आए, उनको भी घर मिले, उनको भी रोजगार मिले, उनके बच्चों को भी शिक्षा मिले, उनको भी अस्पताल में अच्छी व्यवस्था मिले, तो हाँ हम जातिवाद, डंके की चोट पे जातिवाद करेंगे। असल में जातिवाद नहीं है, हम जातिवाद पर बात
करने वाले लोग जातिवाद नहीं होते। जो लोग लिबरल, सेकुलर, सवर्ण मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जिनको जातिवाद नहीं दिखाई देता, असल में जातिवाद के महीन खिलाड़ी वही लोग हैं। एक सवाल और है कि शंभू सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक साधारण पत्रकार रहे हैं वो अपने पूरे जीवन में, और इतनी बड़ी पार्टी जो वहाँ पे भाजपा है और भी अन्य पार्टियां वहाँ लड़ रही हैं, तो आप को लगता है कि भाई उतनी बड़ी पार्टी के सामने वो कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि धनबल के मामले में तो वो दूसरी पार्टियों से काफ़ी कम है। जी, पहले तो राजनीति को करने के लिए आपको पैसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, उतना पैसा ज़रूरी है कि जितना आप फॉर्म फिल कर पाएँ, अपने लिए लोगों से डोर टू डोर बात कर पाएँ। और ये लड़ाई सिर्फ शंभू कुमार सिंह की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है, और समाज अच्छे से लड़ाई लड़ रहा है, अपना सहयोग भी दे रहा है। और 4 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि बिना धनबल के, बिना बाहुबल के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। जैसे कि मान्यवर काशीराम चाहते थे कि एक वोट के साथ एक नोट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक लड़ाई को मजबूत तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। अब छठे चरण का चुनाव है 25 मई को, वैशाली में भी है, पूरे भारत में भी है, और चुनाव आयोग लगातार आंकड़े जारी कर रहा है, और 5वें चरण में सबसे कम वोटिंग हुई है। तो मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं मतदाताओं को यही कहूँगी, पूरे देश को मेरा यही संदेश है कि 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं। आप अपना वोट उसी सरकार को दीजिए जो आपके अधिकारों पर गंभीरता से सोचे, उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करे। आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने कहा कुछ, किया कुछ। तो जनता को सिर्फ धर्म से काम नहीं चलेगा, धर्म आस्था का विषय है। जनता को सचमुच उनकी ज़रूरतों पर सरकार को काम करना चाहिए, और वही ज़रूरी है। तो आपने सुना निधि रतन जी को, जिन्होंने अपनी बात हर मुद्दे पे रखी, जातिवाद को लेके, संविधान, आरक्षण, चुनाव, सारे सारे मुद्दों पे उन्होंने अपनी राय रखी है। और आपकी क्या राय है इस पे आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।